हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर जो कि है क्लास 12 का, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आपने देखा होगा 11th क्लास में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो अगर आप एल्गी में देखेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, है ना। एंजियोस्पर्म्स का बहुत थोड़ा सा डिस्कशन था, और इवन एंजियोस्पर्म भी बहुत डिस्कस किए गए हैं। जैसे एंजियोस्पर्म के लिए आपके पास सेपरेट यूनिट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ाया जाता 11th क्लास में, क्योंकि उसके लिए सेपरेट चैप्टर है आपके पास 12th क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास 12th का। क्लास 11 के सारे टॉपिक के डिस्कशंस के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके सारे वीडियोस ही अवेलेबल हो गए हैं। 12th क्लास में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इकोलॉजी मिसिंग है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th। अब बात करते हैं चैप्टर 2 में, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक बात का ध्यान रहे, हम फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर को अगर आप देखें तो एनसीईआरटी, अगर इस पैरा को देखेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी फ्लावर की इंपॉर्टेंस को बता रही है कि अगर आप देखें तो प्लांट के अंदर जो फ्लावर है ना, वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का डिफिनेशन भी हमने देखा था मॉर्फोलॉजी में, है ना, कि फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। और ये क्यों कंडेंस्ड, क्यों मॉडिफाइड है, इसको हमने डायग्राम बनाकर इसको जस्टिफाई किया था। ठीक, अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फर्स्ट ये 2.1 में ये पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म के से रिलेटेड ये एनसीईआरटी ये डिस्कस कर रही है कि थ्रू आउट इवोल्यूशन नेचर ने एंजियोस्पर्म को ये गिफ्ट दिया है फ्लावर्स होने का। तो फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, और इसी की वजह से एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। आप फ्लावरिंग प्लांट कह लें या एंजियोस्पर्म्स कह लें, बात सेम है, क्योंकि सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। अब इस फर्स्ट पैरा में जो इंपॉर्टेंस देती है एनसीईआरटी, वो ये कहती है कि फ्लावर में अगर आप देखें तो उसमें सेंट भी होता है, खुशबू आती है ना, बहुत सारे फ्लावर्स में सेंट है, परफ्यूम्स है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सिर्फ हमें ही अट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसके पास आखिर ये अट्रैक्ट की चीज़ें हैं क्यों, हम पॉलिनेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहती है एनसीईआरटी कि ये जो फ्लावर है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी प्लांट्स के फ्लावर से जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपने मूड के अकॉर्डिंग फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं फ्लावर का बुके बनाकर, आप टीचर को गिफ्ट देते हैं फ्लावर का बुके बनाकर, आप शादियों में यूज़ करते हैं, है ना, हम त्योहारों में यूज़ करते हैं, हम पूजा में यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी के मरने पर हम दुख जताने के लिए, तो आप देखेंगे कि हमारे लाइफ के लगभग हर कोई ऐसा शायद ही कोई इवेंट हो जिसके साथ हमारे फूल नहीं जुड़े हुए हों, है ना। डिपेंड करता है, उसके कलर बदल जाते हैं, है ना, ओकेजन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ की ये एनसीईआरटी पूरी की पूरी यहाँ पर वही फ्लावर की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर रही है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ डिस्कशन कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ भी डिस्कस कर रही है कि ह्यूमन बींग्स हैव एन हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमोट। बहुत पुराने ज़माने से ही फ्लावर का हमारे साथ बहुत वही नाता है जो भी हमने बोला कि जैसे अगर देखिए तो लव है, अफेक्शन है, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, मॉर्निंग है ना, यानी कि किसी के मरने पर शोक जताने के लिए, ये सारे में हम फ्लावर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक भूमिका बताई जाती है फ्लावर के इंपॉर्टेंस को जताने के लिए। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि इसके इवेंट से। अब बेटर होगा कि हम इसको डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप 5 मिनट मेरी बात सुन लें, आप मुझ पर यकीन करें, 5 मिनट मेरी बात सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का अप्रोच क्या रहने वाला है। देखिए, हर चैप्टर को ना पढ़ने का एक तरीका होता है। किसी चैप्टर को समझना ज़रूरी है
है ना, उसके चीज़ों को जानना है कि इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो आखिर वो चीज़ें जब आपको समझ में आती है ना कि मुझे पढ़ना क्या है, तो आपको वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगने लगता है। अगर आप चैप्टर 2 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। आप एंजियोस्पर्म की किस स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? आप फ्लावर पर फोकस करने वाले हैं, ठीक, रूट स्टेम लीफ पर नहीं फोकस करने वाले हैं। फ्लावर को एनसीईआरटी क्या कहती है? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट कहती है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्यों? क्योंकि रूट स्टेम लीव्स थे वेजिटेटिव पार्ट, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, अब ये फ्लावर के बारे में एनसीईआरटी अब कहना शुरू करती है। ठीक है, इसके बारे में वो वही सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी जो हमने अभी बताया। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, ठीक, कि लिस्ट एट लिस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। ये आपके लिए एक वर्क दे रही है एनसीईआरटी कि कम से कम 5 फूलों का ऐसा ये कीजिए जो अपने गार्डन में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली। 5 ऐसे फूल लगा बताइए जो हम अपने कल्चरल जो हम अपने ओकेजन्स में, है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं। हैव यू, जैसे गेंदे का फूल हो गया, हम जैसे दीपावली में हम लोटस का फ्लावर लाते हैं, हम गेंदे का फूल यूज़ करते हैं, है ना, तो वो आप उसी फ्लावर के बारे में ये बोल रही है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रिफर्स टू? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ, सिर्फ आपने देखा होगा फूल आप खरीद कर लाते हैं, तो कोई होंगे ना जो उनकी कल्टीवेशन करते होंगे, जो उन्हीं के फार्मिंग करते होंगे, ठीक है, वो है फ्लोरिकल्चर। ना जैसे एग्रीकल्चर होता है, उसी तरह फ्लोरिकल्चर से फ्लावर्स की खेती करते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वलस एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि फ्लावर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट है रिप्रोडक्टिव, ये इसी से रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी से करती है। क्यों? क्योंकि इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स उसी में होते हैं, हम उसी का डिस्कशन करेंगे। ये कह रही है कि जब आप 11th क्लास में थे तो आप इसने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था। रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये आप यहाँ पढ़ेंगे। चलिए, अगर आप एक फ्लावर को देखते हैं, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, वहाँ पर ये दिया गया है कि ये अगर आप देखें, देखिए अपने बुक में, होप सो आप भी अपने बुक लेकर बैठे होंगे, देखिए ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में एनसीईआरटी क्या कहती है? अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, उसका एलएस करके आपको दिखाती है कि ये देखिए किस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ओवरी है ना, यहाँ पर यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंथर है, फिलामेंट है, तो ये स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दे रही है एनसीईआरटी। लेकिन अगर आप एक जगह इकट्ठा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ये आपके लिए फ्लावर का मैं लेकर आई हूँ ताकि ये समझना आसान हो जाए। ये देखिए यहाँ पर एक देखिए तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फीमेल पार्ट है, इसको आप फीमेल पार्ट को क्या नाम है? या तो आप पिस्टिल कहें या तो कार्पेल कहें, दोनों बात सेम है। तो पिस्टिल कार्पेल के अंदर आपको दिखेगा कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी कि अगर आप एक पिस्टिल या कार्पेल बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये था स्टाइल, ये था, सॉरी, ये है स्टिग्मा। एक सेकेंड, मैं जरा इसको रेज कर दूं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ना। ये था आपका स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पॉलन ग्रेन यही आएगा। ये था नेक लाइक स्ट्रक्चर जो कि है स्टाइल, और ये था सोलेन स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलेगा, है ना। ओवरी ही बाद में चल के फ्रूट बनाता है, ओव्यूल बाद में चल के सीड बनाता है, इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप कार्पेल कह लें या पिस्टिल कह लें, बात सेम है। आप इसको पिस्टिल कह लें या कार्पेल कह लें, बात सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। यहाँ देखिए मेल पार्ट यहाँ है, ठीक है। मेल पार्ट्स में क्या है? एंथर है एंड फिलामेंट है, ठीक। तो मेल पार्ट में क्या है? अगर इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्टैमेन है ना, आपको याद करने की भी दिक्कत नहीं होगी। स्टाइलिश मैन, देखिए MEN, मैन है ना, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसको आप कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं फिलामेंट, इसको आप कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं एंथर। पॉलन ग्रेन एंथर में ही बनता है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लावर का पेडंकल था, जैसे फूल की डंठल होती है ना, फ्लावर तोड़ते हैं, गुलाब तोड़ते हैं तो आप पेडंकल से ही
पेडंकल को आप पकड़ते हैं, वो क्या हो गई, फ्लावर की डंठल हो गई, है ना। स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इसे आप कह सकते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आज हमारा फोकस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल एंड स्टैमेल पर, क्योंकि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। हमारा पूरा फोकस इसी पर रहने वाला है, ठीक। अच्छा, अब देखिए एनसीईआरटी कहती है, अब इसको मैंने बोला था कि आपको पढ़ने के अप्रोच में बताती हूँ कि इसका पढ़ने का अप्रोच क्या है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज आप देखते हैं कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि आपको फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स हुए बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट को होने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन भी तो जरूरी है। अब गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए आपको कुछ वो प्रोसेसेस पढ़ने होंगे जो फर्टिलाइजेशन के पहले हो जाते हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आप वो चीजें पढ़ेंगे जैसे ये जो गैमेट्स आए कहाँ से, है ना, बनने भी तो चाहिए, तो गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे आप, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन देखेंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन देखेंगे कि गैमेट्स बन कैसे रहे हैं, ठीक। अब आप देखें तो गैमेट्स तो दो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। इसका मतलब आप इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन अलग से आप देखेंगे एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन आप अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि दोनों गैमेट एक ही जैसे नहीं बनते, ठीक है। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी देखेंगे। ये जो मेल गैमेट है इससे रिलेटेड आपको एक स्टेप पढ़ाई जाएगी, एक प्रोसेस पढ़ाई जाएगी जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और जैसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा फिर आपको बताया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं पॉलन ग्रेन को, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। याद रखें, ये दूसरा नाम भी पूछा जाता है। यानी कि अगर हम मेल से रिलेटेड पढ़ने चाहें तो मेल गैमेट कैसे बना, इसको हमें जानने के लिए हमें पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़नी पड़ेगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हम, क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर फिर किस तरीके से पॉलन ग्रेन बनाते हैं हम वो प्रोसेस पढ़ते हैं, तो हमारा मेल गैमेट तक हम पहुंच जाते हैं। उसी तरह फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फीमेल गैमेट के लिए फॉर्मेशन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब मेगा जो स्पोरोजेनेसिस है उसके बाद, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था मेल के लिए, मेगा है फीमेल के लिए। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद, क्योंकि अभी एग नहीं बना है, अभी सिर्फ मेगा स्पोर बना है, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से, है ना, एग का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे वहां मेल गैमेटोफाइट था ना, यहां पर है फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं एम्ब्रियोसैक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं हम एम्ब्रियोसैक को, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स, एग, वो जो स्ट्रक्चर याद है वही होता है एम्ब्रियोसैक। उसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियोसैक होगा उसी में तो एग आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक को। अब जब एम्ब्रियोसैक बन जाएगा तो हमारा एग बन गया, अब एग बन जाएगा यहाँ तो फीमेल गैमेट बन गया, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट बन गया तो मेल गैमेट तैयार है। अब ये दोनों फ्यूज करने को तैयार है, यानी कि इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है आपका थर्ड, यानी कि थर्ड कहने का मतलब ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए, है ना, फर्टिलाइजेशन के इवेंट को हमें समझने के लिए हमें पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समझने पड़ेंगे कि आखिर इस फर्टिलाइजेशन को अंजाम मिला तो उसके पहले क्या क्या इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे,
हम डायरेक्टली गैमेट को फ्यूज करके नहीं स्टार्ट कर सकते इस चैप्टर में, ठीक। अच्छा, अब हुआ क्या कि गैमेट्स बन गए हैं, अब भाई फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बीच में एक और टॉपिक आता है पॉलिनेशन, कि गैमेट्स पहुंचे कैसे, क्योंकि दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। अच्छा, अब आपका फर्टिलाइजेशन ये तैयार है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट हो गया। इसी में आप फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट यानी कि पोस्ट इवेंट, तो आप इसमें पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो आप कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो गैमेट फ्यूज कर गया दोनों, तो एक एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा था, है ना, तो जाइगोट भी बना था, प्लस यहाँ देखें तो एंडोस्पर्म भी बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था ना। अब ये जाइगोट किस तरीके से डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, ठीक, एम्ब्रियो बनाता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस हम डाइकॉट मोनोकॉट दोनों के लिए पढ़ते हैं, डाइकॉट के लिए अलग पढ़ते हैं, मोनोकॉट के लिए अलग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि कैसे कोटिलिडन बनते हैं और स्ट्रक्चर का नाम अलग अलग होता है, इसलिए हमें दोनों के लिए सेपरेट पढ़ना है। जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया था एक मेल गैमेट, अब इसका डेवलपमेंट किस तरीके से एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, एंडोस्पर्म यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक। अब ये एंडोस्पर्म भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर होते हैं, सेलुलर होते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं, तो हमें ये एंडोस्पर्म के बारे में भी डिस्कस करना है। अब देखिए, अब आपके पास जो स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें आपने एक तरह से ये देख लिया कि पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका इवेंट्स क्या क्या रहने वाला है, किस किस जगह पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जब चैप्टर में हो जाती है तो हम बाद में क्या पढ़ते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस अभी स्टार्टिंग कहाँ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो होप सो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसान अब लगेंगी, ठीक है। अब चलते हैं अब इस चैप्टर पर कि आखिर ये चैप्टर स्टार्ट कैसे हो रही है। ये देखिए, अगर अब आप एनसीईआरटी को देखें तो स्टार्टिंग होती है इसकी प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले देखें, मेल एंड फीमेल सेपरेटली, आप सेपरेट देखेंगे। तो मेल एंड फीमेल सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं एंड कैसे कैसे इवेंट्स होंगे। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। देखिए, आपके पास मान लीजिए कि एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट है, इसके लीव्स भी हैं, है ना, इसके लीव्स हैं। अब इसमें अभी स्टार्टिंग में ही फ्लावरिंग नहीं आ जाती है। अब आप देखेंगे कि फ्लावरिंग होना इसकी एक तरह से मैच्योरिटी को दिखाती है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंटर कर रहा है, ये प्लांट खुद से डिसीजन लेता है, इसके हार्मोनल इफेक्ट्स हैं। जैसे कि इंसानों के केस में प्यूबर्टी आती है ना, ठीक है, तो प्यूबर्टी के बाद ही इंसान क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में इंटर कर गया। ठीक उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करने के लिए इसको फ्लावरिंग करना जरूरी है, और ये हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे बॉडी में भी, इंसानों में भी क्या होते हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स हैं सब कुछ। सेवरल हार्मोनल्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। आपने ये मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था कि फ्लोरल प्राइमोडियम से क्या बनता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लावर बर्ड बनते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन द फ्लावर, हमें इनफ्लोरेसेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी में। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। याद रखें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या एनसीईआरटी कहती है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और फीमेल, ये भी हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, गाइनोशियम, गाइनोकोलॉजिस्ट इसे याद रखें, गाइनोशियम, ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये किस क्या है, वोल्स ऑफ स्टैमेंस है, ये क्या है, वोल्स ऑफ स्टैमेंस है, वोल्स ऑफ स्टैमेंस। ये क्या है, वोल्स ऑफ पिस्टिल या कार्पेल है, ठीक है, यानी कि एक स्टैमेन, एक पिस्टिल या कार्पेल को आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें डिफरेंशिएट एंड डेवलप,
You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens. ये आपको बताया गया, ये स्टैमेन का वोल्स है ना, वोल्स ऑफ स्टैमेन्स। उसी तरह गाइनोशियम क्या है, वोल्स, और वोल्स का मतलब ही हमने डिस्कस किया था, है ना। ना द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ से ये पैराग्राफ आई थिंक पूरी टोटली क्लियर हो गई आपकी एनसीईआरटी की। बढ़िया। अब देखिए, अब कहती है एनसीईआरटी स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पॉलन ग्रेन। इसके लिए अब यहाँ से फर्दर डिस्कशन शुरू हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी स्टार्ट करती है किससे, एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। यानी कि एनसीईआरटी एक स्टैमेन को लेती है, स्टैमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहती है, इसके वोल को एंड्रोशियम कहती है। अगर एक स्टैमेन को अगर आप देखें तो ये है इसका एंथर लोब, ठीक है, और ये है फिलामेंट। इस फिलामेंट में जो एंड जो टुवर्ड्स ओरिजिन है उसको आप कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब विच इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो ओरिजिन की तरफ है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। अच्छा, जो ओरिजिन के अवे है इसे कहते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड यानी कि विच इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या हो गया, डिस्टल, विच इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। अच्छा, अब ये है, इसको आपने कहा एंथर, इसको आपने कहा एंथर। पूरी डिस्कशन अब आपको एंथर से रिलेट करके करनी है। कैसे, ये जो एंथर है एक्चुअली इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो एनसीईआरटी इसको क्या करती है कि एंथर के बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब 2 लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 लोब होते कैसे हैं, अगर हम इसका ऐसे टीएस कर ले, यानी कि टीएस ऑफ एंथर अगर हम देखें, टीएस ऑफ एंथर अगर हम देखें तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। हमें ये स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक, कुछ इस तरीके का नजर आएगा। बीच में क्या होते हैं, कनेक्टिव, है ना, जो कि 2 एंथर लोब को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो ये है ये एक लोब है ना, और ये जो है ये एक अलग लोब है, तो दोनों मिलाकर 2 लोब हो गए, इसीलिए बाइलोब्ड, ठीक। और ये एक जो लोब है, 1 लोब जो है, इस एक लोब में आपको क्या दिखेगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, 2 अलग माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे। तो दोनों लोब को मिलाकर आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिखे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे, स्पोरेंजिया। और इसी की वजह से इसको बोला जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। टेट्रा का मतलब होता है 4 स्पोरेंजिया, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया, एक लोब में 2, दोनों लोब को मिलाकर 4 माइक्रो स्पोरेंजिया है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई हुई। एक एनसीईआरटी कहती है थीका, वो थीका बच्चों को बहुत समझने में दिक्कत होती है। थीका, देखिए थीका का मतलब होता है लेयर, थीका का मतलब होता है लेयर। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे ना तो ये एक लेयर की तरह आपको दिखेगा, ये पूरा, ठीक है, और ये एक लेयर की तरह आपको दिखेगा। तो ये एक थीका, 2 थीका, इसीलिए एनसीईआरटी कहती है डाइथीकस, ठीक। डाइथीकस मतलब 2 थीका। थीका का मतलब ही होता है लेयर, ऑफ जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है यहाँ पर, स्टैमेन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो स्टैमेन, टिपिकल स्टैमेन में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको फिलामेंट और यहाँ पर एंथर बोला गया है, ठीक है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर दैट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। यही बात कह रही है एनसीईआरटी। प्रॉक्सिमल एंड मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये थैलेमस भी हो सकता है, पेटल भी हो सकता है, ठीक है ना। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज। ये हमने देखा था जो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, टेट्राडायनेमस, डायडायनेमस, ये सारी कंडीशंस पढ़े थे। इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है कि आपके लिए एक वर्क देती है कि आप 10 फूलों को इकट्ठा करें, उसको देखें, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सबके लेंथ अलग अलग है, 10 फूल अलग अलग स्पेशीज के होने चाहिए, है ना। यहाँ पर कह रही है केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामेन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एलुसिडेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। और उसकी अटैचमेंट भी अलग अलग होती है। ये आपके लिए बस एक वर्क है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका,
दे आर डाइथिकस, यही एनसीईआरटी कहती है। देखिए एक लोब में आपको कितने थीका दिखे, ये पूरा का पूरा, मैं ग्रीन कलर से लोब खींच देती हूँ, ये एक लोब था, ये पूरा का पूरा ये एक लोब था। इस एक लोब में ये एक थीका और ये दूसरा थीका, तो 2 थीका। ठीक, देखिए यही चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है, अब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रही है। आखिर आप क्लास किसकी कर रहे हैं। चलिए, they are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let's understand the various types of tissues and their organization in the TS section of the anther. ठीक है, अब देखिए यहां पर एक TS ऑफ एंथर करती है, यानी कि TS ऑफ एंथर। ठीक, चलिए अब TS ऑफ एंथर करके देखते हैं हम।